जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सेट प्रैक्टिस वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम एडुटेरिया का वॉल्यूम नंबर 2 का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखते हैं। इससे पहले 1-2 हो गया है, ज़रूर देख लें। चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन के दर उस पर लगने वाले किसके समानुपाती होता है। तो किसके? बल के समानुपाती होता है। करें किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के क्या होता है? समानुपाती होता है। दूसरा, बल के समानुपाती। बल का व्यंजक किस में मिलता है? न्यूटन के सेकंड में। किस में? न्यूटन के सेकंड लॉ में। आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन क्या है? असत्य है। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए तो यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, एकदम सही है। विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका वर्ण विक्षेपण होता है, एकदम सही है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। कह रहा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इनकी आवृत्ति बदलती है। यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इनकी आवृत्ति बदली है? नहीं, आवृत्ति नहीं बदलती है, यही गलती है। यानी सही कौन हो जाएगा? देखिए ये सही हो गया, ये सही हो गया। गलत क्या है? माध्यम, इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। चौथा नंबर कह रहा है कि सीधी रेखा में गमन करने के कारण यह प्रतिबिंब एवं छाया बनाती है, एकदम सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, आवृत्ति बदलती नहीं है। अगला देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन अणुचुंबकीय पदार्थ है? यानी अणुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो एल्युमिनियम हो जाएगा। कौन सा? एल्युमिनियम अणुचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। एल्युमिनियम, सोडियम, प्लेटिनियम, ऑक्सीजन का है, अणुचुंबकीय पदार्थ है। अगला देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी? यानी कुल ऊर्जा क्या होगी? तो अपरिवर्तित रहेगी। क्या? अपरिवर्तित रहेगी। किसी भी मतलब ऊंचाई से गिराते हैं किसी वस्तु को तो उसमें केवल स्थितिज ऊर्जा होता है। कौन सा ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक है। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स किरणें के विषय में कौन सा कथन सही है? एक्स किरणों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? देखते हैं। कह रहा है कि विद्युत क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित होती है, परंतु चुंबकीय क्षेत्र द्वारा नहीं होती है। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा नहीं होती है। देखिए चुंबकीय जो है इसमें कह रहा है कि इसमें विद्युत और चुंबकीय स्थिति ऊर्जा क्या होती है? निहित होती है। निहित होती है। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों निहित होती है। ये गलत है। ठीक है। अगला देखिए बी नंबर कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती है, परंतु विद्युत क्षेत्र द्वारा नहीं, दोनों द्वारा होता है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों द्वारा होता है, ये भी गलत। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों के द्वारा ही विक्षेपित होती है। कह रहा है कि दोनों के द्वारा क्या होती है? विक्षेपित होती है? तो नहीं, विक्षेपित नहीं होती, निहित होती है। डी ऑप्शन सही क्या है कि विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती है? नहीं, दोनों के द्वारा विक्षेपित होती है, विक्षेपित नहीं होती, यही गलत है, विक्षेपित होती है। तो हो जाएगा क्या? आंसर डॉग हो जाएगा। अगला देखिए 6 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है। 6 नंबर मिलान करना है। क्या कह रहा है देखिए 6 नंबर कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण के संबंध में सही कथनों का चयन करें। सही कथन का चयन करना है। देखिए बल को चुंबकीय रेखाओं कभी भी प्रतिक्षेपित नहीं करती है। यानी बल को जो है चुंबकीय रेखाएं कभी भी क्या प्रतिच्छेदित नहीं करती है, एकदम सही है। अगला कह रहा है वे ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती। कह रहा है कि वे ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती। गलत है। भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर अधिक होता है। ठीक है, भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर अधिक होता है। यानी ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कौन सा? गलत हो जाएगा। कह रहा है चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से प्रारंभ होकर उत्तरी ध्रुव पर समाप्त होती नहीं, उत्तरी ध्रुव से शुरुआत होती है। उत्तरी ध्रुव से क्या होता है? प्रारंभ होता है और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाता है। मतलब 2 और 3 गलत है, 1 सही है। अब देखिए बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक के पिंड तक फैले हुए निरंतर वक्र में बढ़ जाती है, एकदम सही है। यानी 1 और 4 सही है। 1 और 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वाले के लिए श्वास विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किए जाने वाला यौगिक कौन सा है? यौगिक कौन सा हो जाएगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट।
कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, K2Cr2O7। अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। सही बात है एकदम। आर कह रहा है कि नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है, नहीं, ये घटा देता है। क्या करता है? हिमांक को घटा देता है। यानी ए सही है लेकिन बी गलत है। ए सही है लेकिन, अरे ए सही है, कथन ए सही है लेकिन कारक आर जो है गलत है। कथन ए सही है, आर गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इनका अभिप्राय यह है कि मतलब इसका क्या हो जाएगा? पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में होगा। यानी कि अर्ध आधा जो 10 दिन है तो उसका 2/3 कितना, एक चौथाई का हो जाता है। 1/4 भाग विघटित हो जाता है, 1/2 प्लस 1/4 तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा? 3/4। यानी 3/4 भाग का विघटन कितने दिन में होगा? तो 20 दिन में। कितने दिन में? 20 दिनों में होगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला देखिए 10 नंबर क्या कह रहा है? 10 नंबर कह रहा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य नहीं, कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए परमाणु अविनाशी हैं, एकदम सही है। कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण का है? परमाणु, एकदम सही है। आगे बढ़ाते हैं इसको। सी ऑप्शन कह रहा है सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायनों में समान होते हैं। सभी मायनों में समान होते हैं, यही बात गलत है। यही बात जो है गलत है। सभी मायनों में समान नहीं होते हैं, यही सही हो जाएगा। पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं। पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं, एकदम सही है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। ठीक है, कथन क्षार के विषय में सही है। क्षार, तो क्षार जो है होता है कड़वा, खट्टा नहीं होता। तो 2 ऑप्शन इसी तरह हो गया, खट्टा होता है, यानी दोनों गलत हो गया। अब कड़वा होता है, एकदम दोनों सही है। अब देखें आगे प्रोसेस क्या कर रहा है। नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। इसका ट्रिक है का? छोलनी, यानी 6 से क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। ठीक है, अगर वही लाल लिटमस पत्र को नीला करता है कौन चीज? क्षार। तो लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा कौन? लाल लिटमस पत्र को, देखिए लाल लिटमस पत्र को नीला करता है और कड़वा होता है। तो ऑप्शन नंबर वो हो जाएगा 11। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि 12 नंबर मिलान करना है कि सही प्रयोग करें, इसका मिलान करें। तो एस्केरिस का हो जाएगा सूत्रकृमि कृति है, सूत्रकृमि संघ का कृति है, जो उसको बोला जाता है निमेटोडा। किसको क्या बोला जाता है? निमेटोडा बोला जाता है। मलेरिया परजीवी क्या हो जाएगा? जानती मलेरिया परजीवी आदि जंतु प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ मलेरिया परजीवी जो है प्रोटोजोआ है। घरेलू मक्खी क्या हो जाएगा? घरेलू मक्खी हो जाएगा क्या? संधिपाद संघ, यानी अर्थोपोडा के अंतर्गत आएगा। गाय जो है स्तनपाई यानी मेमेलिया के अंतर्गत आएगा। तो देखते हैं 1 3 बी का 4, 1 3 बी का 4, 1 3 बी का 4। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आगे देखिए 13 नंबर कर किस कारण से ईथर की थोड़ी सी मात्रा भी हथेली पर ठंडक प्रदान करती है? कह रहा है कि थोड़ी सी मात्रा अगर ईथर का रहेगा तो क्या होगा? ठंडी महसूस कराएगी। तो इसका कारण है कि हथेली पर रखते हैं इसको, तो गर्मी के कारण क्या होता है? वाष्पन तेजी से होने लगता है। शरीर में जो गर्मी है उसके कारण वाष्पन क्या होता है? तेजी से होने लगता है, जिसके कारण हमें क्या होता है? ठंडा महसूस होता है। तो क्या हो जाएगा? आंसर वाष्पीकरण के कारण। क्या? वाष्पीकरण के कारण हो जाएगा। चलिए 14 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पूर्ण होता है? तो मुंह से शुरू होता है, छोटी आंत में समाप्त होता है। मुंह में शुरू होता है, छोटी आंत में समाप्त होता है। खाद्य श्रृंखला क्या है? खाद्य श्रृंखला है एक जीव दूसरे जीव को खाते हैं, उसको खाद्य श्रृंखला कहते हैं। एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य का स्थानांतरण कहते हैं। जैसे हो गया क्या? मछली को मेढक खाता है, मछली को मेढक, मेढक को सर्प खाता है, सर्प को गिद्ध खाता है। उसी तरह कह रहा है कि चैनल जो है खाद्य श्रृंखला कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि मार्सिलिया, फर्न और हॉर्सटेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण हैं? किस पादप के समूह के उदाहरण? टेरिडोफाइडा। किसका? टेरिडोफाइडा के उदाहरण है।
अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लार का भाग नहीं है, यानी लार का भाग कौन सा नहीं है। तो लार का भाग क्या नहीं है, देखिए कह रहा है कि यह निगलने में मदद करती है, यह निगलने में मदद करती है, एकदम सही है, एकदम सही है। कह रहा है कि यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, नहीं, ये बात गलत है, लार की उसकी भूमिका नहीं। ठीक है। यह मुख तथा दांतों को साफ करती है, एकदम सही है लारा। यह ओठों जीभ की गति की अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है, एकदम सही है। यानी कौन सा समझ हो जाएगा, बी नंबर, आरबीसी की वृद्धि करती है, गलत चीज़ है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा, यानी कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा, तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। क्या, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, कार्ल बेंडा ने किया था। कब, 1898 में, 1898 में। अगला देखिए 19 नंबर का है डेसिमल। डेसिमल में बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगा, इनकोडर है। कौन सा, इनकोडर है। 20 नंबर देखिए, कह रहा है कि थायमिन किस विटामिन का नाम है। थायमिन किसका विटामिन का नाम है, तो B1 का नाम है। B1 का क्या है, थायमिन है। अब B2 का क्या हो जाएगा, B2 का नाम हो जाएगा राइबोफ्लेविन। क्या, राइबोफ्लेविन हो जाएगा B2 का। अब B6 का कहेगा तो पायरोडॉक्सिन, B6 का पायरोडॉक्सिन हो जाएगा। B12 का कहेगा तो क्या हो जाएगा, साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। कहाँ है, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में बौद्ध मंदिर जो 8वीं-9वीं शताब्दी में बनाया गया था। ठीक है। अगला देखिए 22 नंबर क्या कह रहा है कि प्यूनिक युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। प्यूनिक युद्ध लड़ा गया था रोम और कार्थेज के बीच। रोम और कार्थेज के बीच हुआ था 264 ईसा पूर्व से लेकर कब तक चला था, 268 तो 146 ईसा पूर्व तक, 146 ईसा पूर्व तक चला था। कौन सा, प्लेनिक युद्ध, प्लेनिक युद्ध चला था। ठीक है। रोम और कार्थेज के बीच हुआ था। अगला देखिए क्वेश्चन 23 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पूरा पाषाणिक स्थल से मिला है। किस पूरा पाषाणिक स्थल से मिला है, क्या, राख का साक्ष्य कुर्नूल गुफा से। कहाँ से, कुर्नूल गुफा से मिला है, कुर्नूल गुफा से मिल रहा है। ठीक है। अगला देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर है। तो हड़प्पा को है रावी नदी के तट पर, यानी हड़प्पा जाता है कब, रात में, तो रावी नदी के तट खोजेगा क्या, हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने किया, दयाराम साहनी ने। कब, 1921 में खोज किए थे दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम खोजा गया क्या है, स्थल है। इसी कारण सिंधु सभ्यता को क्या कहा गया, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के नाम से सिंधु सभ्यता को जाना जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहा है कि ऋग्वेदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो देखिए इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे, एकदम सही है। लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, एकदम सही ये तो है। इस काल में युद्धों के लिए कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, बात सही है। युद्ध को जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता है, ये बात गलत है। आम जनता में भी बांटा जाता था। क्या, आम जनता में भी ये धन बांटा जाता था जो युद्ध में जीता गया धन था। ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ड। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 25 का ड हो जाएगा। आगे देखिए 26 क्या कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। 26 नंबर कह रहा है कि मौर्य शासन आवागमन के महत्वपूर्ण भागों नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया था, एकदम सही है। मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र प्रांतों पर तक्षशिला उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था, एकदम सही है। कह रहा है कि प्रदेश में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना भेंट किया करते थे, एकदम सही। यानी तीनों सही है। क्या है, तीनों सही है। ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है, 1 2 1 2 सभी सही है, तो यानी सभी सही है। अगला देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कूट का प्रयोग कर मिलान करना है। ठीक है। तब विशाख दत्त क्या थे,
विषादत्त नाटककार थे। क्या थे? नाटककार थे। चरक क्या थे? चिकित्सक थे। चरक चिकित्सक थे। चरक क्या थे? चिकित्सक थे। अब देखिए बराहमिहिर क्या थे? खगोल शास्त्र थे। खगोल शास्त्र कौन थे? बराहमिहिर। अब ब्रह्मगुप्त क्या थे? गणितज्ञ थे या ज्योतिषी भी थे। ज्योतिषी और गणितज्ञ दोनों थे ब्रह्मगुप्त। तो क्या हो जाएगा? 2 3 2 3 1 4 2 3 1 4। देखिए ऑप्शन में 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दिल्ली संतलन के अंतर्गत गौरीशन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था? गौरीशन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था? तो गौरीशन जो था शहर इस किसके लिए किया जाता था? सैनिकों के टुकड़ियों के रहने के लिए, बने मजबूत किलों और बंद शहर, इसीलिए किया जाता था कि सैनिकों की टुकड़ी उसमें आराम से रह सके। अगला देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि औरंगजेब के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन में संतलन का सहयोग मिला? तो कौन सहयोग मिला? तो अकबर जो थे, औरंगजेब के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन के संतलन का सहयोग मिला? तो अकबर। कौन? अकबर किए थे। आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1922 में गांधी जी की सजा सुनाने वाले जज कौन थे? तो कौन हो जाएगा? ब्रूमफील्ड थे जज जो गांधी जी को सजा सुनाए थे। ब्रूमफील्ड। जस्टिस CN ब्रूमफील्ड। मार्च 1922 में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। अगला देखिए कह रहा है सिख गुरु किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो गुरु गोविंद सिंह। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने किया था खालसा पंथ का स्थापना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में पटना साहिब में। कहाँ? पटना साहिब में। बिहार में पटना साहिब में हुआ था। कब? 1666 में। 1666 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। अगला देखिए 32 नंबर कह रहा है कि हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है, यह कथन किसका है? तो HJ खांडेकर साहब का है। HJ खांडेकर का है कि हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार हैं। किसका कथन है? HJ खांडेकर का है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अच्छा, बाबा साहब क्या बोले थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और दूसरा बोलते हैं कि जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। जीवन लंबा होने के बजाय महान भी होना चाहिए। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन जो है असत्य है? देखिए असत्य है कह रहा है राजा राम मोहन राय के बारे में। इन्होंने मूर्ति पूजा, धार्मिक अनुष्ठानों का समर्थन नहीं किए थे। मूर्ति पूजा धार्मिक अनुष्ठानों का, यानी ऑप्शन नंबर ये सही है। बाकी सब सही हो जाएगा कि राजा राम मोहन राय ने हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। सही बात है। इन्होंने वेदों और उपनिषदों को बांग्ला में अनुवाद कराया था। एकदम सही है। राजा राम मोहन राय समाज सुधारक में अग्रणी माने जाते हैं। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। मूर्ति पूजा का घोर विरोधक थे। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 34 नंबर की 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो किस प्रस्ताव? तो असहयोग प्रस्ताव हुआ था। असहयोग प्रस्ताव कब? 1920 में किया गया था। अगला देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों में कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े नहीं थे? तो राम प्रसाद मिस्पिल थे, रोशन सिंह थे, भगत सिंह नहीं जुड़े थे। अस्फाउल्ला खां थे, यानी भगत सिंह आंसर हो जाएगा। कौन कौन जुड़े थे? राम प्रसाद बिस्मिल, अस्फाउल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहौरी। क्या दिया गया था? मृत्यु दंड दिया गया था इन सबको, इन सब लोगों को। 36 नंबर देखिए कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की? तो बलिया किया गया था, तामलुक किया गया था, सतारा किया गया था। ठीक है, तो बलिया हो गया कहाँ? उत्तर प्रदेश में। तामलुक कहाँ हो गया? बंगाल में हो गया। और सतारा कहाँ हो गया? महाराष्ट्र में हो गया। सतारा महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा समय तक समानांतर सरकार कहाँ रहा था? तो महाराष्ट्र के सतारा में। अगला देखिए 37 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है कि माउंट बेटन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित? देश के विभाजन से। किससे? देश के विभाजन से संबंधित। मार्च 1947 में हुआ था।
1947 में। ठीक है, आगे चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। 38 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित कौन सा नहीं है, तो सुमेलित कौन सा नहीं है, तो देखिए पहला कह रहा है कि 1973 में रेगुलेटिंग एक्ट लॉर्ड नार्थ के समय में हुआ था। तो लॉर्ड नार्थ जो थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे उस समय। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के समय, एकदम सही है। अगला देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, एकदम सही है। लॉर्ड बैटिंग सती प्रथा का उन्मूलन, सही है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसके शासनकाल में हुआ था, डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो गलत कौन सा हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग दिया है, गलत है, यानी सही हो जाएगा डॉग। अगला देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से अभिप्राय क्या है। ठीक है, क्या अभिप्राय है, तो ऐसी व्यवस्था जहाँ कह रहा है कि ऐसी व्यवस्था जहाँ भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, एकदम सही है। यही कह रहा है संपूर्ण प्रभु संपन्न शब्द का अभिप्राय क्या है कि ऐसी व्यवस्था जहाँ भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन करता है। मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन क्या करता है, तो किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार, कह रहा है कानून द्वारा नागरिकों को प्रदत्त समस्त अधिकार, संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जिन पर कभी प्रतिबंधित नहीं लगाया जा सका। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट से है। यानी केंद्रीय बजट से कौन सा कटौती प्रस्ताव जो है केंद्रीय बजट से संबंधित है। 42 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 42 नंबर कि चौथी अनुसूची जो है किससे संबंधित है, तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है। चौथी अनुसूची जो है राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। छठी अनुसूची को कह रहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण संबंधित है। ये बात गलत है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, अनुसूची जो पाँचवीं जो है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। कौन सा, पाँचवीं अनुसूची, यही गलत है। अब देखिए 10वीं अनुसूची कह रहा है संसद के सदनों की निहारता है, एकदम सही है। दल बदल के बारे में कह रहा है, और दल बदल को कब जोड़ा गया था, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में शामिल किया गया, दल बदल कानून आया। ठीक है, तो 1 और 3 सही हो जाएगा। 1 और 3 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1 3 सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर 1 3। आगे देखिए ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो कह रहा है ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वयस्कों की सभा है, एकदम सही है। कह रहा है कि ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं, एकदम सही है ये भी। ग्राम सभा का सदस्य बनने की योग्यता वही व्यक्ति रखता है जिसका नाम गांव में मतदाता सूची में हो, एकदम सही है। आगे देखिए कह रहा है उपयुक्त सभी, यानी सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर कह रहा है मिलान करना है, किसके मिलान करना है क्या, देखिए राज्यसभा के सीटों की सदस्यों की संख्या। तो बिहार का पहले देखते हैं कितना है राज्यसभा का सीट, 16। कर्नाटक कितना है, 12। कर्नाटक का 12। गुजरात का कितना हो गया, तो गुजरात का 11 है। गुजरात का क्या हो गया, 11 है गुजरात का। और उड़ीसा कह दिया तो 10 है, कितना, उड़ीसा का 10 है। और उत्तर प्रदेश का कितना है, अधिकतम है ये उत्तर प्रदेश का 31 प्लस है, 31 है, 31 है, सबसे अधिक इसी का है। कहाँ का, उत्तर प्रदेश का है राज्यसभा का सीट है। तो क्या हो गया 1 2 बी का 3, 1 2 बी का 3, सी का 1, 1 2 बी का 3, सी का 1, डी का 4, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे देखिए 45 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। कौन, प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में, तो 263 में, 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का। अब सबसे पहले किसने लाया था अंतर्राज्यीय परिषद का गठन
किसने किया था सबसे पहले? तो जनता दल सरकार 1990 में गठन किया था। 1990 में जनता दल सरकार ने लाया था। आगे देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संसद राज्य सूची के किसी विषय पर तब कानून बना सकती है जब का होता है, जब अंतर्राज्यीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु, ठीक है, संबंधित राज्य की सहमति से राज्य में राष्ट्रपति शासन रहने की व्यवस्था में, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। 47 नंबर को देखिए क्वेश्चन का करें कि राज्यसभा की शक्तियों में सम्मिलित है, यानी शक्तियों में सम्मिलित है राज्य सामान्य विधेयक पर विचार कर उन्हें पारित करना तथा धन विधेयक के समिति प्रस्तावित करना, यानी धन विधेयक के बारे में पूछना कहना। संवैधानिक संशोधन को पारित करना एकदम सही है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में भागीदारी करना एकदम सही है, यानी तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। 48 नंबर देखिए कह रहा है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान होता है, एकदम सही है, वास्तविक प्रधान होता है। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर की जाती है, एकदम सही है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, एकदम सही है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, नहीं, कार्यपालिका का सबसे प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल का होता है कि क्या होता है कि राज्य का क्या होता है? कार्यपालिका का सबसे प्रमुख होता है, न कि मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर ड हो जाएगा जो गलत है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, एकदम सही है। आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, एकदम सही है। राज्यपाल इसके कार्यकाल को समाप्त होने से पूर्व इसे विघटित कर सकता है, एकदम सही है। कह रहा है विधानसभा में एग्लो समुदाय से एक सदस्य को नामित किया जाता है, गलत है। विधानसभा से एक को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है, यही गलत है। कौन सा हो जाएगा? डॉग नंबर। और समाप्त कर दिया गया एंग्लो इंडियन का पद कब से? 104 संविधान संशोधन। 104 संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को। आगे चलिए क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर का सजाइए। तो देखिए ई हो गया बिहार, क्या हो गया? ई हो गया बिहार, बिहार में हो गया। तो देखिए पहले कौन सा हो जाएगा? कह रहा है कि मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, ठीक है, पहला ऑप्शन। तो कौन सा हो जाएगा? देखिए तो यहाँ हो जाएगा कौन? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी हो जाएगा उसके बाद। तो पहले तो सीतामढ़ी आएगा फिक्स है, तो पहले सीतामढ़ी, तो मुजफ्फरपुर काट देते हैं। अब देखिए सीतामढ़ी के नीचे खुद है, सीतामढ़ी से सटल है एकदम कौची? मुजफ्फरपुर, क्या? मुजफ्फरपुर। तो सीतामढ़ी के बाद मुजफ्फरपुर आ जाएगा, ठीक है। मुजफ्फरपुर के बाद पटना आएगा, पटना के बाद कौन सा आ जाएगा? जहानाबाद। पटना के बाद कौन सा आ जाएगा? जहानाबाद। जहानाबाद के नीचे है गया, जहानाबाद के नीचे गया है। तो ऑप्शन नंबर डॉग हो जाएगा, क्या? डॉग हो जाएगा। अगला देखिए नकटी इटाकी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इटाकी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो नागालैंड में। कहाँ? नागालैंड में स्थित है। अगला देखिए 52 नंबर कह रहा है कि भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया था? तो 88 में। कब किया गया था? 88 में किया गया था। अगला देखिए 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा था? न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश। कौन? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कितना व्यक्ति? 17 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर में, 17 व्यक्ति। अधिक घन कहेगा तो बिहार हो जाएगा। कितना? बिहार हो जाएगा अधिकतम घनत्व में। कितने? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और वही केंद्र शासित में पूछेगा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो दिल्ली में 11,320 है लगभग। अब देखिए सबसे कम कहेगा जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? तो अंडमान निकोबार हो गया, 46 व्यक्ति प्रति किलोमीटर होते हैं। 54 नंबर देखिए कह रहा है कि 10 डिग्री चैनल आपस में, तो छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच है, छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच है 10 डिग्री चैनल। पेनगंगा और गोदावरी घाटियाँ निम्नलिखित में से मुख्यतः किस प्रकार के चट्टाने में पाई जाती है? कुप्पड़ा समूह के चट्टानों में पाई जाती है, क्योंकि कुप्पड़ा जो है आंध्र प्रदेश का एक जिला है, कुप्पड़ा जिला के नाम पर पड़ा है। इसका नाम क्या? कुप्पड़ा की चट्टानें, कुप्पड़ा समूह की चट्टानें कुप्पड़ा जिला के नाम पर पड़ा है।
अगला देखिए 56 नंबर क्वेश्चन का है कि विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा और कुल्लू घाटी स्थित है, कहाँ स्थित है? तो मध्य हिमालय और लघु हिमालय के बीच, मध्य हिमालय और लघु हिमालय के बीच बसा हुआ है। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं? पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में कह रहा है पश्चिमी तटीय, तो कर्नाटक हो जाएगा कौन? मलाबार हो ही जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र कोंकण तट, गुजरात कठियावाड़ तट, केरल जो है कोरोमंडल तट, गलत है। केरल कोरोमंडल तट नहीं है, केरल कौन सा हो जाएगा? तो केरल इधर है, तो इधर कौन सा? मलाबार तट की तरफ हो जाएगा, मलाबार तट की तरफ, ठीक है, यही गलत है। अगला देखिए 58 नंबर क्वेश्चन का है कि भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई कितनी होती है? लावा पठार की अधिकतम मोटाई कितनी होती है? तो लावा पठार की अधिकतम मोटाई कहाँ मिलती है? तो महाराष्ट्र में, कहाँ? महाराष्ट्र में मिलती है। 59 नंबर देखिए, कह रहा है कि काली सिंध शिवप्रिया पार्वती बनास निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो किसकी? चंबल की नदी है, चंबल की सहायक नदी है। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो सबसे ऊंचा जल कुचिकल हो जाएगा, कुचिकल जलप्रपात, कुचिकल जलप्रपात हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि भूपरपट्टी पर पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम क्या है? तो तत्वों का सही क्रम ऑक्सीजन पहले होगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना परसेंट? लगभग है 46%, लगभग 46% है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पर सिलिकॉन पाया जाता है, सिलिकॉन का परसेंट 27% लगभग होता है। उसके बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का परसेंट लगभग होता है 8%, एल्युमिनियम। लोहा होता है, उसके बाद लोहा कितना? 2.5%, नहीं 5% लगभग होता है, 5%। उसके बाद कैल्शियम हो जाएगा 3.5% लगभग। उसके बाद सोडियम हो जाएगा का परसेंट? 2.8%। तो यानी पहले कौन? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कौन है? सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, Fe, कॉपर, उसके बाद सोडियम। आगे देखिए 62 नंबर का आ रहा है क्वेश्चन कि भूमध्य रेखा पर अवस्थित है, यानी भूमध्य रेखा पर कौन अवस्थित है? तो भूमध्य रेखा पर कौन हो जाएगा? देखिए, ब्रुनेई नहीं है, अब वेनेजुएला नहीं है, कोलंबिया हो जाएगा, केन्या, कोलंबिया, केवल 2 और 3 सही है। तो कहिएगा कि भूमध्य रेखा पर अवस्थित कौन कौन देश हैं कुल? तो 13 देश हैं, 13 देश हैं। कौन कौन? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम प्रिंसिपे, गेबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती जो है भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। अगला देखिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या करे, किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार में डक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था? डक्कन ट्रैप का निर्माण कहाँ हुआ है? तो बेसाल्ट प्रवाह में, बेसाल्ट लावा प्रवाह में, बेसाल्ट लावा प्रवाह में ज्वालामुखी उद्गार में ढक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। आगे देखिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया निम्नलिखित खनिजों में से किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है? ऑस्ट्रेलिया जो है किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो लोह अयस्क, किसका? लोह अयस्क करता है। आगे देखिए क्वेश्चन, कौन क्वेश्चन कह रहा है 65 नंबर के, निम्नलिखित में से किस परिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है? यानी जैव विविधता सबसे अधिक उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। क्या? परिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक पाई जाती है। अब परिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था? बोला तो टेस्ले, किसने किया था? टेस्ले ने किया था, टेस्ले ने सर्वप्रथम किया था उष्णकटिबंधीय परिस्थितिकी तंत्र का। आयात और निर्यात लगने वाला कर कौन सा? आयात और निर्यात पर लगने वाला कर कौन सा है? इनमें से कोई नहीं, आयकर, निगम का, व्यापार कर, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। 67 नंबर देखिए, कह रहा है भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? किसके द्वारा राजकोषीय नीति की जाती है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नरसिंह कमेटी वह निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? तो बैंकिंग संरचना सुधार से, किससे? बैंकिंग, नरसिंह किससे है? बैंकिंग से है। अगला देखिए 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सेबी का मुख्यालय मुंबई हो जाएगा। कहाँ? मुंबई है, सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। कब स्थापना हुआ था? 1988 में स्थापना हुआ था। किसका? सेबी का स्थापना 12 अप्रैल 1988 को, 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। किसका? सेबी का स्थापना।
आगे देखिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे। भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो जे नेहरू जी थे। कि जे नेहरू जी थे। आगे चलिए क्वेश्चन 71 नंबर क्या कह रहा है? 71 नंबर कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 के कृषि क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? तो कितना प्रतिशत? 3.8% का अनुमान है। आगे देखिए 72 नंबर नए आयकर की दर के अनुसार कह रहा है कि नए दर के अनुसार 24 लाख से अधिक की आय पर कितना टैक्स है। कह रहा है कि नए आयकर दर के अनुसार 24 लाख से अधिक की आय पर कितना टैक्स है। तो कितना टैक्स है? तो 30%। कितना? 30% टैक्स है। बिहार में पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया? शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया? बिहार में। तो बिहाटा किया गया है। कहाँ? बिहाटा में किया गया है। अगला देखिए 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्विटर एक्स की नई CEO किसे नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया है? तो याकारिको को किया गया। लिंडा याकारिका को किया गया है CEO ट्विटर का। ऑपरेशन क्विंसन किससे संबंधित है? ऑपरेशन क्विंसन किससे संबंधित है? तो किनसे संबंधित हो जाएगा देखते हैं। तो यौन उत्पीड़न से सही है, धर्म परिवर्तन से सही है, गौ रक्षा पर रोक इससे भी है, एंटीबायोटिक दर पर इस पर नहीं थे। यानी 1 2 3 तीनों से संबंधित है। 1 2 3 तीनों से संबंधित है। ठीक है, डॉग आंसर। आगे देखिए 76 नंबर कह रहा है कि भारत और ओमान का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन कहाँ किया गया? नसीम अल बहर का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोवा में। कहाँ किया गया था? गोवा में। अगला देखिए कह रहा है कि अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो अशोक मंडप कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अशोक मंडप। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए बिहार की कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कितनी महिलाओं को? तो 2 महिलाओं को। 2 महिलाओं को किया गया है, शारदा सिन्हा को और निर्मला देवी को। क्या किया गया? पद्मश्री से नवाजा गया है। कौन कौन? निर्मला देवी और शारदा सिन्हा। निर्मला देवी और शारदा सिन्हा को किया गया है। आगे देखिए 79 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्वप्निल कुसाले जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया है वे किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो किस राज्य से संबंध? तो महाराष्ट्र ले हैं। कहाँ से? महाराष्ट्र में है। अगला देखिए निजुत मोइना किस राज्य की योजना है? निजुत मोइना किस राज्य की योजना है? तो असम की है। कहाँ की? असम की है। असम की योजना है। असम की योजना है। ठीक है। 81 नंबर देखिए कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने के द्वारा बधावत बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी गई है। इस परियोजना की अवस्थिति किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ? किस राष्ट्र में? महाराष्ट्र में है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट चल रहा है अब कि सिप्री द्वारा हाल ही में दुनिया भर में परमाणु हथियारों की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में कुल कितने देशों को परमाणु संपन्न बताया गया है? तो कितने देशों को परमाणु संपन्न बताया गया? तो 9 देशों को। अगला देखिए 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? कि इस योजना में आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा। ठीक, इनमें 63,000 आदिवासी गांवों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया। तो कह रहा है कि कौन सा सत्य है? तो दोनों सत्य है। क्या है? दोनों सत्य। 1 और 2 दोनों सही है। अब मैथ है तो इसका देखिए 84 का हो जाएगा क्या? 4 हो जाएगा। बॉय 84 का 4। 85 का देखिए 85 का हो जाएगा बॉय हो जाएगा 13। क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 86 का देखिए मैथ क्या हो जाएगा? कैट हो जाएगा 2.25 अनुपात 1। 87 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा? 87 का बना लीजिएगा 15,625 आंसर सी हो जाएगा। 88 देखिए 88 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 88 का सी। 89 का क्या हो जाएगा? 89 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। 90 का देखिए 90 का आंसर क्या हो जाएगा? 90 का हो जाएगा आंसर क्या? बॉय हो जाएगा उत्तर। 91 देखिए प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? यानी प्रथम ओलंपिक खेल जो है यूनान हुआ था। यूनान में, एथेंस यूनान में हुआ था। कब? 1866 में। 1896 में। आधुनिक ओलंपिक 1896
96 में। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित, किससे? फुटबॉल से संबंधित है सुब्रतो कप। सुब्रतो कप, सुब्रतो कप, संतोष ट्रॉफी, डुरंड कप, मर्डेका कप, आशुतोष मुखर्जी कप, ये सब किससे है? फुटबॉल से संबंधित। जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? यानी जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा का है यूरो है, यूरो है। जापान का हो जाएगा येन हो जाएगा। नेपाल का क्या हो जाएगा? नेपाली रुपया हो जाएगा। तुर्की का लीरा, फिलीपींस का पेसो हो जाएगा, फिलीपींस का पेसो हो जाएगा। स्पेन का यूरो हो जाएगा। मालदीव का मालदीपियाई रुपया हो जाएगा। तुर्की का लीरा हो जाएगा। जर्मनी का यूरो हो गया। वाटरमैन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो किसको हो जाएगा? राजेंद्र सिंह को। किसको कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन 95, अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष? 1952 में किया गया था। 1952 में किया गया था। 96 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो यानी कौन सा हो जाएगा? तो गेटे, गेटे हो जाएगा, गेटे। 97 का देखिए कह रहे हैं, हिंदी है कि तू डाल डाल में मैं पात पात का, मैं तू डाल डाल में मैं पाप का, चालाकी का जवाब चालाकी से देना होता है इसका आंसर। क्या हो जाएगा? चालाकी का जवाब चालाकी से देना, ऑप्शन नंबर डी। सब्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? सब्यसाची किसका हो जाएगा? अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। महर्षि का संधि विग्रह क्या है? महर्षि का संधि विग्रह क्या है? महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, महर्षि हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से दोस्तों। 100 का हो जाएगा इन, क्या हो जाएगा? इन, इन हो जाएगा, सह का हिंद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, समाप्त हुआ एडिटोरिया का सेट नंबर 3, 1, 2 और आज 3 हुआ। कल अब 4 देखते हैं हम लोग। जय हिंद इसके लिए।